हेलो एवरीवन। भूगोल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के बाद जब हम पृथ्वी की सतह पर नजर डालते हैं तो हमें महाद्वीप और महासागर दिखाई देते हैं। इन्हें देखने से हमारे मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि इनके निर्माण में कोई न कोई भूगर्भिक क्रिया का योगदान अवश्य रहा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में महाद्वीप और महासागर हमारे सामने स्थित है। अनेक विद्वानों ने इस संबंध में अपने अपने मत और सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इन्हीं के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के अनुसार प्लेट विवर्तन सिद्धांत का विकास हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेट विवर्तन सिद्धांत। प्लेट विवर्तन सिद्धांत में सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पृथ्वी के धरातल पर अनेक प्रकार के दृढ़ भूखंड पाए जाते हैं जो अपनी निश्चित दूरी पर गोलाकार रूप में गति करते रहते हैं। इन दृढ़ भूखंडों को ही अपन प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर तक होती है, पर यह आवश्यक नहीं है कि इनकी मोटाई सभी जगह 100 किलोमीटर ही हो। कहीं पर ये 100 किलोमीटर से कम मोटाई होती, कहीं पर ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा मोटी हो सकती है। तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटों के स्वभाव और इनके प्रवाह का अध्ययन हम जिस विज्ञान में करते हैं या जिस सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं उस सिद्धांत को प्लेट विवर्तन सिद्धांत बोलते हैं। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत उस सिद्धांत को कहते हैं जहाँ पर हम प्लेटों की गति और इसके स्वभाव का अध्ययन करते हैं। इस सिद्धांत को अपन प्लेट विवर्तन सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद आता है प्लेट शब्द का प्रयोग। प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले टूजो विल्सन नामक विद्वान ने किया था और इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस महोदय ने 1960 में किया था, जिन्होंने अपने सिद्धांत सागर नितल प्रसरण में प्लेट विवर्तन सिद्धांत की आधारशिला रखी थी। इसके बाद आता है प्लेटों की संख्या। इस मानचित्र में संसार की प्रमुख प्लेटों की स्थिति दर्शाई गई है। 1968 में मॉर्गन महोदय ने 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें पृथ्वी पर पाई जाती है, ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद 1995 वाशिंगटन डीसी में यह प्रस्ताव दिया गया कि पूरी पृथ्वी पर 16 बड़ी प्लेटें पाई जाती है और बाकी छोटी प्लेटें पाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैप के ऊपर मुख्य मुख्य प्लेटों के दर्शाया गया है। इसमें यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट प्रमुख है। इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी प्लेटें पृथ्वी पर पाई जाती है। अब ये प्लेटें अपनी एक धुरी पर एक चक्राकार मार्ग का अनुसरण करते हुए घूमती रहती है। तो कभी ये किसी प्लेट के करीब आ जाती है तो कभी किसी प्लेट से दूर चली जाती है। तो ऐसी ये निरंतर गति करती रहती है। तो इस स्थिति के कारण पृथ्वी पर 3 प्रकार के किनारे या सीमाएं विकसित होती हैं और इसी वजह से हम इन प्लेटों को 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहली प्लेट का नाम है रचनात्मक प्लेट, किनारा तथा सीमा। अब किनारे और सीमा में बहुत ही मामूली अंतर होता है। किनारे का मतलब होता है कि प्लेट का सीमांत हिस्सा, और सीमा का मतलब होता है 2 प्लेटों के मध्य संचलन का जो क्षेत्र होता है उसे अपन सीमा कहते हैं। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं रचनात्मक प्लेट। अब उसमें रचनात्मक प्लेट में क्या होता है कि जो हॉट स्पॉट से जो संवहनी तरंगें ऊपर उठती है तो उस तरंगों के साथ तरल लावा भी ऊपर उठता है और ये लावा क्रस्ट से टकराने के बाद आधा लावा राइट साइड में और आधा लावा लेफ्ट साइड में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि
जो प्लेट होती है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करने लग जाती है। इस गति करने के कारण उसके बीच में एक रिक्त स्थान आ जाता है। इस रिक्त स्थान में जो जो लावा है वो धीरे धीरे जमने लगता है और रिक्त स्थान को भरने लगता है। ये गति निरंतर चलती रहती है। इस कारण नई प्लेटों का सर्जन होता है। तो जैसे जैसे प्लेटें दूर होती जाती है, रिक्त स्थान बढ़ता जाता है और रिक्त स्थान में जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो तरल लावा है वो ऊपर आके जमता जाता है और नई प्लेटों का सर्जन होता है। इस क्रिया में नई प्लेटों का निर्माण होता है। ऐसा इसे रचनात्मक प्लेट किनारा या सीमा भी कहते हैं। अब ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये रचनात्मक प्लेट किनारा सीमा, ये विश्व का मैप है और ये है अटलांटिक महासागर में स्थित है, मध्य महासागरीय कटक। इसमें क्या होता है, ये जो अमेरिकन प्लेट है ये वाली, ये गति कर रही है पश्चिम की तरफ, और जो ये यूरेशियन प्लेट है ये गति कर रही है पूर्व की तरफ, और ये जो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है ये भी पश्चिम की तरफ गति कर रही है, और जो अफ्रीकन प्लेट है ये पूर्व की तरफ गति कर रही है, जिसकी वजह से मध्य अटलांटिक महासागर में एक रिक्त स्थान बन जाता है। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो तरल मैग्मा है वो ऊपर आता है और ऊपर आकर वो किनारों पर यहाँ पर जमता जाता है और धीरे धीरे जमते जमते नई परत का निर्माण करता है, और ऐसे जमते 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 छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पे बन जाती है। तो इससे क्या होता है, नई प्लेटों का निर्माण होता है और कालांतर में ही थोड़ी ऊंचाई लेता जाता है और छोटे छोटे पहाड़ों के रूप में विकसित हो जाता है। तो जहाँ पर भी दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती है वहाँ पर रचनात्मक प्लेट किनारा सीमा का निर्माण होता है। इसके बाद है विनाशी प्लेट किनारा। इस प्लेट के किनारे में क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती है तो ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा जाती है, जिसका परिणाम क्या होता है कि जो हल्की प्लेट है वो ऊपर चली जाती है और जो भारी तत्व वाली प्लेट है वो नीचे क्षेपित हो जाती है, जिसके कारण एक प्लेट का नाश होता है। अब मान लीजिए ये वाली प्लेट है, ये हल्के तत्वों से निर्मित प्लेट है और ये भारी तत्वों की निर्मित प्लेट है। तो अगर ये दोनों आपस में टकराएगी तो ये भारी वाली है ये नीचे की तरफ यूं नीचे की तरफ चली जाएगी और ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो जो नीचे की तरफ जाएगी ये अत्यधिक गर्मी के कारण पिघल जाएगी और इस प्लेट का नाश हो जाएगा, और ये हल्के होने के कारण यहाँ पर संपीड़न होगा, और ये संपीड़न होने के कारण ये प्लेट वलित अवस्था में मुड़ जाएगी, जिसके कारण वलित पर्वतों का निर्माण होगा। जितने भी विश्व में वलित पर्वत के उदाहरण हैं वो इसी प्लेट की वजह से निर्मित हुए हैं। ये एक दूसरे के सामने से टक्कर मार रही है, जिसके कारण एक प्लेट नीचे की तरफ जाती है और एक प्लेट संपीड़न होकर ऊपर की तरफ चल जाती है। हिमालय पर्वत इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस प्लेट में एक प्लेट का नाश होता है, इसी वजह से इस किनारे को विनाशी किनारा कहा जाता है। इसके बाद है, अभी देखिए ये विनाशी प्लेट किनारा सीमा जो विश्व में इनकी स्थिति देख लेते हैं अपन। यह है प्रशांत महासागर। इसमें विनाशी प्लेट किनारे का आपको बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिल सकता है। यह है यूरेशियन प्लेट, यह है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक, तो यूरेशियन प्लेट पूर्व की तरफ बढ़ रही है और प्रशांत महासागरीय प्लेट पश्चिम की तरफ बढ़ रही है, जिसके कारण क्या होता है कि जो यूरेशियन प्लेट है वो हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठती है, और जो प्रशांत महासागरीय प्लेट सागरीय प्लेट है जो कि भारी, नॉर्मली जितनी भी सागरीय प्लेटें होती है वो भारी होती है, तो ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो नीचे की तरफ क्षेपित हो रही है, और यानी इसका विनाश हो रहा है। प्रशांत महासागरीय प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है टकराने के कारण और इसका विनाश हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो किनारा है ये किनारा सीमा है,
जब ये दोनों प्लेट आपस में टकरा रही है तो इससे क्या होता है कि कंपन उत्पन्न होता है। कंपन उत्पन्न होने से भूकंप आता है और जापान इसके बिल्कुल बीच में स्थित है, इस लाइन के बिल्कुल बीच में। इसके कारण विश्व में सबसे ज़्यादा जो भूकंप जापान में आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट आपस में टकराती है, इससे कंपन उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न होता है और जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसके साथ एक और चीज़ है, यहाँ देखा होगा आपने, लिखा हुआ है रिंग ऑफ फायर। इसमें क्या होता है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। अब ये प्रशांत महासागरीय प्लेट के ऊपर पानी पानी है, तो ये इस प्लेट के अंदर पानी के अंश भी पाए जाते हैं। और जो कि ये भारी है, तो भारी प्लेट जब नीचे की तरफ जाएगी तो इससे क्या होता है कि बहुत अधिक तापमान के कारण ये परत पिघलने लगेगी। पिघलने के कारण क्या होगा, जो इसके अंदर जो पानी है वो पानी क्या है, वाष्प बन के वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो परत है वो पूरा मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो चुका है और जो पानी है वो वाष्प बन चुकी है। अब जो वाष्प है वो जगह ढूंढेगी बाहर निकलने के लिए। अब जो पर नीचे जाती जाएगी तो वहाँ पे बहुत सारा मैग्मा इकट्ठा हो जाएगा। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा। उससे क्या होगा कि जहाँ पे भी कमजोर परत होगी वहाँ से वो उस परत को तोड़ते हुए बहुत ही भयानक विस्फोट के साथ ज्वालामुखी निकलेगा। अब ये जो पूरे इलाके हैं ये सारे के सारे किनारे हैं, के कारण बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं और बहुत ही विस्फोट के साथ बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी यहाँ पर स्थित हैं। तो पानी, गैस, धूल, मिट्टी, मैग्मा लावा के रूप में निकलता है। इसी वजह से इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो एक तो ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है वो विनाशी प्लेट किनारों से होता है और दूसरा जो वलित पर्वत है इनका निर्माण भी विनाशी प्लेट किनारों के पास में ही होता है। ठीक है। और जो भूकंप भी है उनका भी ज़्यादातर मेन कारण प्लेटों के आपस में टकराने के कारण ही होता है। तो ये थी विनाशी प्लेट किनारा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरी और आखिरी प्लेट है वो है संरक्षित प्लेट किनारा तथा सीमा। इस प्लेट में क्या होता है कि इस प्लेट में न तो नई परत का निर्माण होता है और न ही प्लेट की क्षति या हानि होती है। ये प्लेट अगल बगल में सरक जाती है जिससे कि न तो निर्माण होता है न ही प्लेट का ह्रास होता है। तो इस प्लेट को अपन संरक्षित प्लेट किनारा कहते हैं। और इसके जो बीच के भाग में इसमें ट्रांसफॉर्म भ्रंश का निर्माण होता है, यानी रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है। देखिए अगल बगल में सरक रही है। ये आप देख रहे होंगे अफ्रीका है। अफ्रीका में ये जो ग्रेट रीफ वैली है ये इसका बहुत ही उत्तम उदाहरण है। इसमें न तो प्लेट का ह्रास होता है न ही प्लेट का निर्माण होता है, अगल बगल में सर जाती है और भ्रंश का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार जितने भी प्लेटें पाई जाती है वो 3 प्रकार के किनारे बनाती है। एक तो होता है संरक्षित प्लेट किनारा, दूसरा होता है विनाशी प्लेट किनारा और थर्ड होता है रचनात्मक प्लेट किनारा। तो ये 3 प्लेटें आपको समझ में आ गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपके मस्तिष्क में ये आ रही होगी कि ये जो प्लेटें हैं ये जब टकराती है तो कोई तो ऊर्जा होगी, कोई तो फोर्स लग रहा होगा जिससे ही गति कर रहे हैं। तो आखिर वो गति कौन सी है? तो आइए चलिए इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। जो प्लेटों में जो गति का कारण है वो है पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसमें रेडियो एक्टिव तत्व विद्यमान होते हैं। ये मान लीजिए ये रेडियो एक्टिव तत्व है, ये विद्यमान होते हैं। तो इन और रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से होते हैं? यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम, बेरियम आदि। ये सारे के सारे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जब पृथ्वी के अंदर अत्यधिक घनत्व, दबाव और तापमान के कारण ये रेडियो एक्टिव तत्व सक्रिय हो जाते हैं जिनकी वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसकी वजह से एक हॉट स्पॉट पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न हो जाता है। जब इस हॉट स्पॉट से जो ऊर्जा संवहन होकर ऊपर की तरफ जाती है और प्लेटों से टकराती है तो प्लेटों में उसके कारण क्या होती है? गति उत्पन्न होती है। अब इस डायग्राम देखते हैं। ये हॉट स्पॉट यहाँ पे डेवलप हो चुका है। इस हॉट स्पॉट से संवहनी तरंग ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ। और यहाँ पर जो स्थल मंडल है, यहाँ पर स्थल मंडल है, इसे टकराती है। तो टकराने के बाद क्या है, कुछ तरंगे तो इस साइड मुड़ जाती है और कुछ तरंगे इस साइड मुड़ जाती है।
अब क्योंकि तरंगों के साथ साथ तरल मैग्मा भी ऊपर की तरफ उठता है, तो ये क्या तलखंड है, इसको भी अपने साथ प्रभावित कर लेती है, जिसके कारण प्लेटों में गति उत्पन्न हो जाती है। तो आई होप आप सबको प्लेटों में जो गति होती है उसका कारण पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा प्लेटों का अर्थ, प्लेटों की गतियाँ, प्लेटों के प्रकार, प्लेटों की संख्या और प्लेटों की गति कैसे होती है। इन सब जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान या सिद्धांत को हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो इसे शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगले के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय।